बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से मुद्रण अथवा छपाई यूरोप पहुंची और प्रिंटिंग प्रेस की मदद से मुद्रण संस्कृति कैसे संभव हो पाई। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मुद्रण क्रांति ने समाज को कैसे प्रभावित किया। बच्चों, मुद्रण क्रांति आने से किताबें सस्ती हो गई। इससे पहले हमने पढ़ा कि पढ़ाई का माध्यम पांडुलिपियां थी। पांडुलिपियों को लिखने में समय काफी लगता था, मेहनत का काम था और ये महंगी भी थी। लेकिन अब मुद्रण क्रांति से किताबें सस्ती हो गई और उत्पादन में कम समय लगने लगा और बाजारों में किताबें आसानी से मिलने लगी। बच्चों, इससे पढ़ने की एक नई संस्कृति का विकास हुआ, पाठकों का एक नया वर्ग उभरा। क्यों? क्योंकि बच्चों, अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच सकती थी। छपाई क्रांति से पहले किताबें न केवल महंगी थी, बल्कि उन्हें व्यापक मात्रा में छापना भी संभव नहीं था। पहले जनता सिर्फ सुनती थी, मौखिक ज्ञान का लेन देन होता था, लेकिन अब पाठक जनता का वर्ग उभरने लगा। बच्चों, 20वीं सदी तक यूरोप में साक्षरता दर बहुत कम थी। साक्षरता दर का अर्थ होता है बच्चों, पढ़े लिखे लोग कम थे। लेकिन प्रकाशकों ने छपी किताबों के प्रति दिलचस्पी जगाने की कोशिश की। उन्होंने मौखिक और मुद्रित संस्कृति को मिलाया। बच्चों, मौखिक का अर्थ होता है जब व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर दूसरे से साझा करता है, और मुद्रित संस्कृति का अर्थ है कि छपाई की क्रांति आने से किताबें छपने लगी। अब बच्चों, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वे पढ़े लिखे लोगों से साहित्य सुनकर आनंद उठाने लगे। प्रकाशकों या मुद्रकों ने लोकगीत और लोक कथाएं छापनी शुरू की, जिससे लोगों को अपनी लोक संस्कृति से जुड़ाव महसूस होने लगा। किताबों को आमतौर पर तस्वीरों से सजाया जाने लगा। आपको पता है बच्चों कि तस्वीरें एक ऐसा माध्यम होता है जिसे अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है कि तस्वीर कहना क्या चाहती है। इसके अलावा ग्रामीण सभाओं या शहरी शराब घरों में भी साहित्य को सुना जाने लगा। बच्चों, मुद्रण संस्कृति ने लोगों के जीवन से जुड़े हर क्षेत्र को प्रभावित किया। अब विचारों की छपाई और उसके व्यापक प्रसार ने लोगों के विचारों को प्रभावित किया। इसी के तहत बच्चों, हम यह पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरह मुद्रण संस्कृति से धार्मिक विवाद पैदा हुए और लोगों को प्रिंट का डर सताने लगा। मुद्रण क्रांति के आने से बच्चों, लोग स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने लगे। स्थापित मान्यताओं का अर्थ होता है बच्चों कि वे रीति रिवाज या परंपराएं जो सदियों से चली आ रही हैं और बिना किसी तर्क वितर्क के या वाद विवाद के लोग उसे अपनाते चले जा रहे हैं। लेकिन अब उन पर सवाल उठाए जाने लगे। जीवन से जुड़े हर क्षेत्र में मुद्रण क्रांति ने अपना प्रभाव छोड़ा। ऐसा ही एक क्षेत्र था बच्चों, धर्म क्षेत्र। इसमें मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की बुराइयां शुरू की और उन्होंने एक किताब लिखी बच्चों, 95 स्थापनाएं। इंग्लिश में इसे 95 थीसिस बोलते हैं। मार्टिन लूथर ने मुद्रण के बारे में कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। कुछ इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और इससे धर्म सुधार आंदोलनों के नए विचारों के प्रचार प्रसार में मदद मिली। बच्चों, मार्टिन लूथर के विचारों से चर्च विभाजित हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। बच्चों, 16वीं सदी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन कहलाता है। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली। मुद्रण से नए तरीके के वाद विवाद और बहसें शुरू हुई। बच्चों, मुख्य रूप से एक ऐसा वर्ग भी था जो मुद्रण संस्कृति के खिलाफ था। धर्मगुरु, सम्राट, कई लेखक और कलाकारों ने यह कहा कि मुद्रण क्रांति ने पुरानी व्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया है। इससे लोग बागी भी हो सकते हैं, अधार्मिक विचार भी पनप सकते हैं। उनके अनुसार जो धार्मिक विचार पवित्र हैं, सत्य हैं, उनके खिलाफ मुद्रण संस्कृति ने अधार्मिक विचार उपजाने शुरू कर दिए हैं। इस संस्कृति ने मूल्यवान साहित्य को नष्ट
कर दिया है। हमने देखा कि धर्मगुरु, सम्राट और लेखकों ने मुद्रण संस्कृति की आलोचना शुरू की और उन्होंने ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए इंक्विजिशन का सहारा लिया। बच्चों, इंक्विजिशन या धर्म अदालत का अर्थ है जब रोमन चर्च ने विधर्मियों की शिनाख्त करने और उन्हें सजा देना शुरू किया तो यह इंक्विजिशन कहलाया। 16वीं सदी में इटली के एक किसान मनेकियो ने जब अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू किया, उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू किए और ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए जिससे रोमन कैथोलिक चर्च उसके खिलाफ हो गया और उसे मौत की सजा सुना दी गई। देखिए बच्चों, प्रिंट का डर जो एक खास वर्ग को सता रहा था, हमने पढ़ा धर्म गुरु हैं, सम्राट हैं या लेखक कलाकार हैं, उनके लिए यह चित्र, यह तस्वीर देखिए। इस तस्वीर का जो टाइटल दिया गया वह है मैकबर्थ डांस। इस तस्वीर में मुद्रण के आगमन को दुनिया के अंत से जोड़ा गया है। इसमें मुद्रक और उसके मजदूर, देखिए बच्चों, मुद्रक और इस मुद्रण शॉप में काम करने वाले जो लोग हैं वे कंकालों के नियंत्रण में हैं और ये कंकाल इन प्रकाशकों से, इन मुद्रकों से मनचाही चीजें छपवा रहे हैं। इन्हीं बातों से परेशान होकर रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1558 में प्रतिबंधित किताबों की सूची रखना भी शुरू कर दिया चर्च ने। प्रतिबंधित का मतलब होता है बच्चों कि वे किताबें जो आम जनता नहीं पढ़ सकती। बच्चों, 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप में साक्षरता सत्र में काफी सुधार आया। 60 से 80% लोग साक्षर हुए, यानी पढ़ना लिखना शुरू किया। प्रकाशकों ने भी पाठकों की रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के साहित्य छापने शुरू किए। छोटी छोटी किताबें छपने लगी जिसमें पंचांग होता है बच्चों, चांद सूरज की गति या लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां देता वार्षिक प्रकाशन। लोक गाथाएं, लोगों के जीवन से जुड़ी हुई गाथाएं, लोकगीत, अतीत की गाथाएं या इतिहास भी कह सकते हैं, और प्रेम कहानियां छोटी छोटी किताबों में छपने लगी। अब पुस्तक विक्रेताओं ने फेरी वालों की मदद ली ताकि गांव-गांव में जाकर पुस्तकें बेची जा सके। इंग्लैंड में इस समय चैप बुक्स काफी प्रचलन में आई बच्चों। चैप बुक पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है बच्चों। 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय यह काफी लोकप्रिय हुआ, इसे गरीब लोग भी पढ़ सकते थे। फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू सस्ते कागज पर छपी और नीली जल्द में बंधी एक मोटी किताब थी। हमने देखा कि किस तरह लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हुआ और छोटी छोटी किताबें छपने लगी। 18वीं सदी के आरंभ में बच्चों पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ जिसमें समसामयिक घटनाएं और मनोरंजन से संबंधित खबरें छपने लगी। समसामयिक घटनाओं का मतलब होता है बच्चों उसी समय की, अर्थात 18वीं सदी के आरंभ में यूरोप में क्या घट रहा था ये पत्रिकाओं में छपने लगा। इसी के साथ साथ दूसरे देशों की खबरें, युद्ध और व्यापार से जुड़ी हुई जानकारियां अखबार और पत्रों में छपने लगी। कहने का अर्थ यह है कि धीरे धीरे पाठक वर्ग तैयार हो रहा था जो न सिर्फ यूरोप की बल्कि यूरोप से बाहर के देशों की भी जानकारियां एकत्रित करने लगा था। अब बच्चों वैज्ञानिक और दार्शनिकों ने भी अपने विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के विचारों को प्रकाशित किया। जब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए तो उनके लिए विज्ञान से संबंधित काफी बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो गया। थॉमस पेन, वॉल्टेयर, रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भी काफी मात्रा में पढ़ी और छापी जाने लगी। बच्चों अब लोगों में यह विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए क्रांति हो सकती है, प्रगति हो सकती है। उनका ये मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है और किसी भी निरंकुशवाद या राजतंत्र से समाज को मुक्ति दिला सकती है। बच्चों निरंकुशवाद का अर्थ है राजकाज की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें संपूर्ण शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित हो और उस पर किसी कानूनी या संवैधानिक प्रावधान का भी जिक्र ना हो। राजतंत्र का अर्थ होता है बच्चों
जहां राजा के हाथ में सारी शक्तियां होती हैं। लेकिन अब मुद्रण संस्कृति से लोगों की समझ विकसित हो चुकी थी और उनका यह मानना था कि निरंकुशवाद और राजतंत्र से समाज आजाद हो सकता है। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। कैसे, आइए समझते हैं। बच्चों, मुद्रण के कारण ज्ञानोदय के चिंतकों के विचार लोकप्रिय हुए। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि नए नए दार्शनिकों ने, कलाकारों ने अपने विचारों को जब लोगों के सामने रखा और लोगों ने जब इन विचारों को आत्मसात किया तो उन्होंने परंपराओं, अंधविश्वासों और निरंकुशवाद की आलोचना करनी शुरू कर दी। इसी के साथ साथ बच्चों, इन ज्ञानोदय के जो अग्रणी जो विचारक थे वे थे वाल्टेयर और रूसो। वाल्टेयर और रूसो के लेखन का एक व्यापक पाठक वर्ग था और उन्होंने आत्म आलोचनात्मक और तार्किक नजरिए से दुनिया को बदलने का सपना लिया था। बच्चों, मुद्रण के कारण संवाद और वाद विवाद की नई संस्कृति का जन्म हुआ। बच्चों, वाद विवाद का अर्थ होता है किसी भी विषय के पक्ष और विपक्ष में अपनी सहमति या असहमति रखना, और संवाद का अर्थ होता है इस वाद विवाद के जरिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। अब आम आदमी मूल्यों, संस्थाओं और प्रचलनों, जो भी सामाजिक संस्थाएं थी, उन पर वाद विवाद करने लगा और स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने लगा। स्थापित मान्यताएं हमने पहले भी पढ़ी है कि सदियों से जो परंपराएं, जो प्रथाएं चली आ रही हैं, जरूरी नहीं है कि वे विकास के मार्ग पर ही ले जाएं। आम आदमी ने अब क्योंकि पढ़ना शुरू किया, समझ विकसित हुई, तो इन मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह भी लग गए। बच्चों, 1780 के दशक में साहित्य से राजशाही का मखौल उड़ाया गया, यानी मजाक उड़ाया गया। राजशाही की आलोचना की गई। नैतिकता की बात कर रहे थे राजा, तो उस नैतिकता की आलोचना की गई। मुद्रण की मदद से राजशाही के विलासी जीवन को लोगों के सामने रखा गया। बच्चों, कार्टूनों और कैरिकेचरों यानी व्यंग्यात्मक चित्रों से यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किल में फंसी है, जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी है। सामाजिक व्यवस्था जो स्थापित थी फ्रांस में, उस पर सवालिया निशान लग गए। बच्चों, हमने देखा कि मुद्रण संस्कृति ने किस तरह लोगों के जीवन को प्रभावित किया। हमने वैज्ञानिकों, दार्शनिकों की बात की, जिसमें वोल्टेयर और रूसो के बारे में पढ़ा है। हालांकि लोग वोल्टेयर और रूसो को पढ़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वे चर्च और राज्य का प्रचार भी पढ़ रहे थे। हर चीज पढ़ी या देखी चीज से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकती थी। कुछ विचारों को स्वीकारते थे, कुछ नकारते भी थे और कुछ विचारों की अपने ही ढंग से व्याख्या भी करते थे। हालांकि मुद्रण ने सीधे दिमाग को तो प्रभावित नहीं किया, लेकिन इससे नए सिरे से सोचने की जो संभावनाएं थी वो विकसित हुई। बच्चों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कि मुद्रण क्रांति ने किस तरह समाज को प्रभावित किया। अगले वीडियो में हम यह पढ़ने की कोशिश करेंगे कि संसार के विभिन्न देशों में मुद्रण संस्कृति का क्या असर रहा। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।